नमस्कार सबको जो भी मेरे साथ जुड़े हैं कोकोनट थिएटर के इस कार्यक्रम में चाय वाय और रंगमंच, और आप सबका स्वागत है। और मैं थैंकफुल हूँ आप सबके सामने रूबरू आने का और अपनी कुछ बातें कहने का। इससे पहले कि आज का विषय, जैसे कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोक नाट्य शैलियाँ, उनके बारे में कुछ चुनिंदा उनके बारे में बात करने के लिए हूँ मैं आज उपस्थित यहाँ, और उन पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय अपने बारे में देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मेरा नाम केहर सिंह ठाकुर है और मैं रंगकर्मी हूँ, थिएटर करता हूँ और एक पूर्णकालिक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, फुल टाइमर हूँ। और मैं बेसिकली कुल्लू का रहने वाला हूँ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िला से। और यहीं पर कुल्लू में हमारा एक ग्रुप है, थिएटर ग्रुप, एक्टिव मोनाल कल्चरल एसोसिएशन नाम से, और नाटक तैयार करते हैं हम लोग। और हमारे नाटकों में ज़्यादातर फोक एलिमेंट्स होते हैं, हालांकि लैंग्वेज ज़्यादातर हिंदी होती है क्योंकि डायलेक्टिकल डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे। बहरहाल, इससे पहले मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई। यहाँ के एक दूर गाँव से हूँ मैं, कुल्लू के, और कुल्लू के कॉलेज से ही और हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंडर मेरी ग्रेजुएशन हुई। और मैंने बीएससी नॉन मेडिकल में की, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी। और उसी दौरान मेरा शौक़ था थिएटर के लिए बढ़ा, और उसी दौरान मेरे सीनियर से कुछ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से पास होकर के आए यहाँ पे। उनके साथ कुछ वर्कशॉप्स की तो और ज़्यादा इच्छा हुई इस क्षेत्र में कूदने की। तो वहीं से मेरी लगभग जर्नी शुरू हुई थी। उनके साथ थिएटर करना शुरू कर दिया, यहीं कुल्लू में और हिमाचल में करते रहते थे। और जब मेरा टर्निंग पॉइंट जो आया वो आया 1997 में, जब मेरे गुरु स्वर्गीय श्री अमिताभ दास गुप्ता जी यहाँ कुल्लू आए थे। और यहाँ की फोक फॉर्म हिरणातर है एक, उस पे बेस्ड एक प्ले डेवलप कर रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे उसके रिवाइवल के लिए। तो उसमें मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। तो उसके बाद ऐसा जुड़ा कि उनके साथ ही हो लिया, और वहीं से वो हर वर्ष हिमाचल भर में थिएटर के वर्कशॉप्स करते थे और फोक फॉर्म्स को रिवाइवल का प्रोजेक्ट्स होते थे उनके पास, तो वो करते थे। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट फोक की तरफ ज़्यादा चला गया और कंटेम्प्रेरी थिएटर करते करते तो इस तरह से बढ़ा। और इसी तरह से ऐसे ही चलते चलते इसी शौक़ में मैंने 1998 में कुछ अपने साथी बंधुओं के साथ में, शौकिया लोगों के साथ में, अपना ग्रुप एक्टिव मोनाल कल्चरल एसोसिएशन भी यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया कुल्लू में, और उसकी भी गतिविधियाँ साथ साथ चलती रहती थी। और लेकिन लगातार मेरे गुरु श्री अमिताभ दास गुप्ता और मेरी गुरुमाँ नूर जहीर जी के साथ मैं काम करता रहा, और उनका ग्रुप था ब्रिक इन मिरर नाम से, दिल्ली बेस्ड। और फिर 2001 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से फोक थिएटर के लिए ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप मिला। तो वो इन्हीं के अंडर हुआ, श्री अमिताभ दास गुप्ता जी के अंडर। और 2 साल तक, 2003 तक मैंने ट्रेनिंग की, और साथ ही कंटेम्प्रेरी थिएटर भी करता ही रहता था उनके साथ में। और उसके बाद 2003 से मैं कंटिन्यूस उनके ग्रुप का एक हिस्सा था। कंटेम्प्रेरी थिएटर जो दिल्ली में करते थे, और दिल्ली से बहुत से शहरों में हिंदुस्तान के जाते थे, और इसमें मुझे मौका मिला सीखने का, काफ़ी चीज़ें सीखने का, और अच्छा थिएटर, दुनिया भर का, देश का थिएटर समझने में। और मेरे गुरु आईएएस एकेडमी मसूरी के विजिटिंग फैकल्टी थे, तो वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, 2-3 बार परफॉर्म करने का मौका मिला। और इसी तरह से विश्व भारती शांति निकेतन जो है, वहाँ के भी विजिटिंग फैकल्टी थे वो, तो वहाँ भी उनके साथ में जाता रहा। इस तरह से एक थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हुआ। और लेकिन इसके साथ में अपनी फोक आर्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया था, क्योंकि औरों का थिएटर भी देखते हुए, समझते हुए मुझे ये लगा था कि मेरा
थिएटर मुझे कैसा करना है, मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि फ्यूचर में मुझे कैसा थिएटर करना है। तो वो मुझे लगता था कि अपनी रूट्स के साथ ही जुड़ करके, जैसे भी काफ़ी लोगों के साथ इसी तरह से इसी चेन में काफ़ी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास जो पास आउट्स थे उनके साथ में भी मिलता रहा, और ब्रिक थिन मिरर में भी कुछ लोग काम करते थे, उनसे काफ़ी सीखता रहा, और काफ़ी लोगों के साथ बातचीत रही मेरे गुरु के कारण ही, और उन्होंने काफ़ी लोगों से मिलाया, उनसे सुनने को मिला, उनके साक्षात्कार, और इस तरह से पढ़ते और सुनते गया तो लगा कि अपने रूट्स के साथ ही जुड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे 2003 से 2009 तक मैं कंटिन्यूस ब्रिक थिन मिरर के साथ काम करता रहा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कुल्लू में आकर भी अपने ग्रुप के साथ में काम करता था मैं। तो इस तरह से नाटक डेवलप होते गए, और उसमें शुरू से ही हम भले ही मतलब हम कोई भी हिंदी नाटक उठाएं उसको हम यहाँ का हिमाचलीकरण करने की कोशिश करते थे, और उसमें हिमाचली कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो हिमाचली सा लगता था। तो इस तरह से शुरुआत से नाटक करते गए, और 1999 में मैंने एक राणा झीणा नाम से एक यहाँ की हिस्ट्री पे एक नाटक था वो लिखा था, वो टोटली फोक बेस्ड था। इसी तरह से घटोत्कच किया, सुशील कुमार सिंह जी का ये सिंहासन खाली है किया, उसमें भी काफ़ी फोक एलिमेंट्स हमने इस्तेमाल किए। फिर एक था गदा उर्फ अलादाद खान। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते एक राजा चटर्जी का ये विष्णु रूपी जो रहा एक पंचतंत्र की कथा है उस पर बेस्ड एक नाटक भगवान का पूत वो किया, उसका ट्रांसलेशन ये नूर जहीर मैम ने किया था हिंदी में, और उसको टोटली हिमाचली उसमें किया। तो इसमें 2010 में मुझे वो रंग प्रतिभा नाम से संगीत नाटक अकादमी का यहाँ फेस्टिवल हुआ था शिमला में, तो उसमें मुझे अपनी टीम के साथ उसको परफॉर्म करने का मौका मिला। तो उसमें काफ़ी एक्सपोजर मिला मुझे, और क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फोक एलिमेंट्स काफ़ी इस्तेमाल किए थे और टोटली हिमाचली किया था, और वो प्रोडक्शन आज तक भी चल ही रही है हमारे ग्रुप की। इस तरह से चलता गया, और उसके बाद एक दुग्ध धेनु नाम से नाटक मैंने किया जो यहाँ की हिरणातर शैली पे बेस्ड डेवलप किया, वो भी अभी भी चल ही रहा है। और मुझे जब ये बिस्मिल्लाह खान अवार्ड मिला था युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी का, तो तब हमारा फंक्शन अगरतला में हुआ था, तो वो प्रोडक्शन हमने वहाँ भी परफॉर्म की, और भी हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों में, जम्मू में, चंडीगढ़ में, काफ़ी जगह हमने परफॉर्म किया, हिमाचल में तो किया, आज भी चल रहा है वो नाटक, बहुत मांग है। तो इसी तरह से फिर एक चिड़िया के बहाने नाम से नाटक तैयार किया, वो यहाँ की भगत शैली है एक हमारी हिमाचल की बड़ी फेमस है, उस पर बेस्ड हमने तैयार किया। इस तरह से यात्रा चलती रही, और आगे ग्रुप जुड़ता रहा। और ग्रुप जब 2010 में मेरे गुरु इस दुनिया से विदा हुए, तो तब मैं पूरी तरह से अपने ग्रुप के लिए ही जुट गया कि मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए। तब ब्रिक थिन मिरर से हट करके मैंने कुल्लू बेस्ड ही अपने ग्रुप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, और जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला हमारे ग्रुप के आर्टिस्टों को भी, और इस तरह से बढ़ता गया ये सिलसिला आगे करने का। तो इस तरह से प्रोडक्शंस चलती गई, और काफ़ी फेस्टिवल्स में जाते रहे, और आज भी जाते हैं सब जगह, और इस तरह से चलता गया और आज यहाँ हूँ इस 2020 में आप लोगों के सामने। ये मेरा छोटा सा परिचय था। आज भी हमारा ग्रुप सक्रिय है, और हमारी कम से कम 8-9 प्रोडक्शंस जो कंटिन्यूस चल रही हैं वो चल ही रही हैं, और नई प्रोडक्शंस ऐड होती जाती हैं, तो उसमें कुछ आर्टिस्ट हट जाते हैं, पुराने नए आते हैं, इस तरह से चलता रहता है। ग्रुप अच्छे से चल रहा है हमारा, तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, और ज़्यादा सारे के सारे ये 2012 में हमने ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का राजा किया, वो भी हिमाचली कंटेक्स्ट में किया, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। भीष्म सानी जी का मुआवजे किया, उसका वो भी हिमाचली कंटेक्स्ट में किया। हिमाचली यहाँ की एक भारत बारा नाम से शैली होती है, उसमें प्रस्तुत किया था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी शोज़ हुए। तो उसके कुछ कलाकार बिखर गए, तो अभी तो वो नहीं है, दोबारा रिवाइव करेंगे हम ज़रूर। तो यही रहा, ये इतना सा, तो ये छोटा सा परिचय है। ज़्यादा ये बात ना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जिस बात पे बात करने के लिए मैं यहाँ हूँ, हिमाचल की फोक थिएटर फॉर्म्स पे, वो मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हिमाचल जो है एक छोटा सा स्टेट है, हिली स्टेट है, सब जानते हैं, और ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे सिर्फ, और वो डिस्ट्रिक्ट्स जो इस तरह से है कि हर डिस्ट्रिक्ट का और अपना अपना
खान पान, ड्रेसेस और डायलेक्टिकल डिफरेंसेस इतने हैं, कोई हिसाब नहीं, बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से यहाँ पे कल्चरली डिफरेंस भी काफ़ी आपस में है। मतलब ये कहिए कि ये मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हिमाचल अपने आप में। और यहाँ पे जिस तरह से ये है हमारी 3 तरह से जोग्राफिकली बंटा हुआ है ये इस तरह से। एक हायर हिमालयाज है जो बृहद हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है ट्रांस तक जाती हैं, वो किन्नौर, कुछ हिस्से कुल्लू के और कुछ लाहौल स्पीति का, ये हायर है। और बीच का कुल्लू का कुछ हिस्सा शिमला, सिरमौर, चंबा, ये डिस्ट्रिक्ट्स एक मिडिल हिमालय मध्य हिमालय में आते हैं। और उसके बाद जो है लोअर हिमालय में, लघु हिमालय में आते हैं। तो इस तरह से एक ये बटा हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से बोलियों का बहुत डिफरेंस है। हर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 मिनट, 50 किलोमीटर के बाद एक दूसरे की बोलियां समझ नहीं पाते हैं बहुत से लोग। इस तरह से क्या है कि ये अलग अलग शैलियाँ हैं बहुत सी। तो इस तरह से ज़्यादा विस्तार में जाते हुए बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षेप में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इस तरह से देना चाहूँगा कि ये हिमाचल जो है कुछ कल्चर्स का, अलग अलग कल्चर का एमेलगम है यहाँ के कल्चर में। जैसे इतिहास के साथ में पहले ये इंडो आर्यन और फिर इंडो तिब्बतन, क्योंकि इसके साथ तिब्बत के साथ में, इनके साथ में व्यापार रहा, काफ़ी हमले हुए इस तरफ से यहाँ के लिए। तो इस वजह से एक धीरे धीरे आते जाते जो है आते जाते क्या हुआ कि ये उन आपस में संस्कृतियाँ एमेलगम होता गया। तो इस तरह से। और एक है इंडिजिनस कल्चर जो शुरुआती है एग्जैक्टली। और ज़्यादातर जो इंडिजिनस कल्चर है, जो चीज़ें हमारी, वो हमारी देवी देवताओं पर बेस्ड है, डिवाइन कल्चर जिसको बोलेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें लगभग ये मान के चलिए कि ईसा के 1500 से 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास अगर देखें तो वहाँ पे हमारे इतिहास में एक युद्ध मिलता है, बहुत बड़ा, महाभारत से भी बड़ा युद्ध मिलता है, जिसका चर्चा थोड़ा सा कम है। उसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा है। तो और काफ़ी विद्वानों का ये कहना है, उन्होंने लिखा, जैसे मैंने पढ़ा जाना, कि दाशराग्य युद्ध हुआ है। वो रावी नदी के किनारे, जिसे पुरुषणोई नदी भी कहते थे, उसके किनारे हुआ। और 10 राजाओं का, और वो सूदास के साथ में, जिसके सूदास के पहले सलाहकार जो थे वो विश्वामित्र थे, उनको हटा दिया गया, फिर विशिष्ट हो गए। और विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और वो युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। और उससे जस्ट पहले सूदास के पिता थे दिवोदास का युद्ध हुआ है 40 साल तक। दिवोदास और शंबर का युद्ध हुआ है। अब ये शंबर जो हैं, ये जो है बेसिकली हिमाचल के एक राजा थे, कोलितर शंबर, कोल जात के थे वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिल्कुल कुल्लू में, क्योंकि कोल जात प्रोमिनेंटली कोल जात है, जिस वंश में बाद में देवी हिडिंबा भी हुई, जिनका महाभारत में आख्यान आता है भीम की पत्नी के रूप में। तो वो भी हुई। और उनका 40 साल तक युद्ध होता रहा। सिर्फ वो युद्ध क्यों हुआ, यहाँ से मैं इंडिजिनस कल्चर की बात करना चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा समझे इस चीज़ को, कि जो सूदास का और ये दिवोदास, और इसमें क्या डिफरेंस था, 2 आर्य संस्कृति और ये जो दस्यु संस्कृति, जो यहाँ की जो ट्राइबल कल्चर था, जो देवी देवताओं का कल्चर था, उसके साथ में संस्कृतियों का टकराव था बेसिकली ये। तो इस वजह से युद्ध हुआ। वो झगड़ा, युद्ध तो नहीं कह सकते हैं, वो आपस में 40 साल तक लड़ाई झगड़ा चलता रहा। तो इस तरह से 40 साल बाद जो है, 40 साल में दिवोदास ने शंबर को मार करके हरा दिया था। और उनके 99 उनके जो गढ़ थे, किले थे, वो ख़त्म कर दिए थे इस हिमालयन रेंजेस में। और एक लास्ट किला जो आज भी कहते हैं कि नगरकोट का किला कांगड़ा में है, जो बहुत कांगड़ा का किला नाम से जाना जाता है, वो लास्ट किला था, वो जो है प्रिजर्व रहा, वो उसने ख़त्म नहीं किया था, बाकी सब खत्म किए थे। तो यहाँ से क्या होता है कि ये शुरू होती है इंडिजिनस कल्चर, वो वहाँ से शुरू होती है। तो इसी तरह से देवी देवताओं पे आधारित यहाँ पर हिमाचल का हमारा कल्चर जो है मैक्सिमम देवी देवताओं पे बेस्ड है। और इस तरह से डेवलपमेंट हुई, जो आज भी हमारा जो लोकनाट्यों में और जो भी लोक में, संस्कृति में हमारा दिखाई देता है, हर चीज़ देवी देवताओं के साथ लिंक्ड होती है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ पे। तो इस तरह से ये कल्चर
चलता गया और उसमें आगे आगे लेकिन एमेलगम होता गया, क्योंकि सूदास जीत गए थे और दिवोदास जीत गए शंबर से। उसके बाद सूदास के अगेंस्ट जो है यहाँ के जो भी राजा था समुदाय, दास समुदाय जो था, वो लड़ा उनके साथ में। विश्वामित्र की तरफ से 10 राजाओं के एक गुट में जो है वो भी हार गए थे। तो इस तरह से एमेलगम हुआ, ये इंडो एरियन जो हमारा ये एमेलगम हुआ संस्कृति का। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है इस तरह से लोकनाट्य जो, अब इस बात पे आना चाहूँगा कि किस तरह से ये हुए, हिमाचल में आरंभ कैसे माना जा सकता, किस तरह से हुआ, पहले से भी था लेकिन आगे किस तरह से होता गया। ये लोक अनुष्ठानों से सब जगह की तरह और धार्मिक अनुष्ठानों से और देव अनुष्ठानों पे बेस्ड जो हैं ये ज़्यादातर हमारे लोकनाट्य यहाँ पे हैं। इसी तरह से जिस तरह से मतलब हर जगह पे अलग अलग बहुत से, जैसे अगर लाहौल स्पीति से चले हम तो लाहौल के योर है, छोदपा है, और स्पीति का भुजैन है, बुद्धिस्ट कल्चर बेस्ड है, छम है वो भी बुद्धिस्ट कल्चर बेस्ड है, किन्नौर का जाएँ तो हरिंगफो है, और भी कुछ कुछ बुद्धिस्ट कल्चर बेस्ड हैं। और उसके बाद हम कुल्लू में आए तो हिरणातर, राक्स खेल, देवखेल, दियाली वगैरह बहुत से, शरानी वगैरह बहुत से लोकनाट्य हैं। और हॉर्न जो जिसको हिरणातर कहा जाता है वो हॉर्न नाम से जाना जाता है यहाँ पे बोलियों की डिफरेंस की वजह से, तो वो एक प्रमुख है। और जैसे मंडी क्षेत्र में जाएं तो बांटड़ा है और बूढ़ड़ा है, और उसके बाद चंबा में जाएं तो झांकी है और हिरणातर है मुख्य वहाँ का। और कांगड़ा क्षेत्र में जाएं तो वहाँ के भगत है, रली है, जमाकड़ा है, इस तरह के काफ़ी लोकनाट्य हैं। और ऊना में बोरा है, और हमीरपुर में भगत और हरण है, कांगड़ा में भी हरण है, और बिलासपुर में के क्षेत्र और हमीरपुर क्षेत्र में धाजा होता है। और उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट एरिया, सोलन और सिरमौर में प्रोमिनेंटली करियाला होता है, और ठोडा होता है इन डिस्ट्रिक्ट में भी। एक बहुत धनुर्विद्या का एक ये है, क्या कहते हैं, धनुर्विद्या का एक खेल है, पांडवों और कौरवों का माना जाता है उसको पाठा और पाशा और शाठा होते हैं उसमें। तो उसी तरह से एक वहाँ का सिरमौर का वरलाज है। इस तरह से बहुत से लोकनाट्य हैं। और इसमें क्या है कि एग्जैक्टली अब जो लोकनाट्य हैं, लोकनाट्य जो है ज़्यादातर मैक्सिमम लोक अनुष्ठानों, धार्मिक अनुष्ठानों और देव अनुष्ठानों पे बेस्ड जो हैं, और उनकी जो स्क्रिप्ट होती है, वो जो उनका जो तरीका है, ट्रेंड वो एक ही है, वो चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं होता, उसका एज इट इज रहता है। लेकिन उसी दौर में या कब दौर में, अनंत समय में कुछ लोकरंग शिल्पियों ने कुछ लोकनाट्य ऐसे भी डेवलप किए और उसके बाद डेवलप करके उनको समर्पित किया स्थानीय देवी देवताओं को, ताकि उनको उनमें आस्था हो जाए लोगों को, और धार्मिक अनुष्ठान बना दिया उनको। इस तरह से ये डेवलप कर दिया। और वो ये हैं 4 मुख्य। बिलासपुर का धाजा है उसमें एक, लेकिन वो भी बाबा सिद्ध चानोक की घटनाओं पे बेस्ड है, जो कि ये माना जाता है कि ये इनका कंस के समय में जो है उनका सेनापति हुए थे, वो उन्होंने सेनापति भी रखा था, तो श्री कृष्ण ने उनको मार दिया था। और श्री कृष्ण ने उनके बाद उनको ये दिया था, वरदान भी दिया था कि आपकी जो है महिमा का ये होगा, गान होगा आगे। तो इस तरह से चलता जाता सिद्ध चानोक का, तो वो भी एक फिक्स्ड सा ही है। लेकिन 4 लोकनाट्य हमारे यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं, जो कि बिल्कुल मतलब फोक होते हुए भी, पुराने भी होते हुए भी एकदम कंटेम्प्रेरी है। उनकी जो स्क्रिप्ट वर्जन जो होता है, जिसको हम स्वांग कहते हैं, वो एग्जैक्टली कंटेम्प्रेरी होता है। वो तब भी कंटेम्प्रेरी था और आज भी कंटेम्प्रेरी है। ये डिपेंड करता है कि जो प्रयोक्ता है, नाट्य प्रयोक्ता है, वो कितने वर्ड हैं। उसमें करियाला है, बांटरा है, हिरणातर है और भगत है। तो इस तरह से ये हैं। अब मैं इन पे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यही पॉपुलर है। करियाला बहुत पॉपुलर है, भगत बहुत पॉपुलर है, बांटड़ा बहुत पॉपुलर है, हिरणातर बहुत पॉपुलर है। और हिरणातर हिमाचल के मैक्सिमम एरिया में होती है, क्योंकि ये नाम जो है बोलियों के डिफरेंस के कारण, जैसे लाहौल में नहीं, इसमें किन्नौर में हरिंगफो नाम से होती है यही, और कुल्लू में हॉर्न नाम से होती है,
और मंडी के कुछ क्षेत्रों में भी और नाम से होती है। और ये कांगड़ा में हरण, हमीरपुर में हरण नाम से, और चंबा क्षेत्र में हरणातर नाम से होती है। और इवन ये जो हमारे स्पीति वैली है उसमें भी एक छम जो डांस होता है उसमें भी हिरण्यकश्यप का ये आता है। और छम जो है एक डांस ड्रामा है, बेसिकली लामा लोग करते हैं उसको, तो उसमें भी आता ही है एक ये हिरण का आता है। तो इस तरह से ये रहता है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले मैं इसकी जो है परफॉर्मेंस का पक्ष जो है उसको मैं बाकी धार्मिक आस्थाओं और इसको छोड़ करके बाकी सबको सब जानते हैं, सब जगह के लोक नाट्यों में धार्मिक आस्थाओं का एक पुट जुड़ा हुआ होता है। इनमें भी पुट जुड़ा हुआ है जो मैंने कहा। और जो लोक नाट्य हैं वो टोटली धार्मिक आस्थाओं पे बेस्ड है, उनकी स्क्रिप्ट नहीं चेंज होती। इनकी स्क्रिप्ट कैसे चेंज होती है वो मैं एक एक करके संक्षेप में आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे करियाला है, करियाला जो है विजेश्वर महादेव बोलते हैं या विजू देवता, उसके अलग अलग जो ये है शिमला क्षेत्र है, सिरमौर क्षेत्र है और ये सोलन क्षेत्र है, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं। लेकिन जनरली एक आमतौर पे किस तरह से होता है, सबसे पहले उसमें ये देवताओं के नाम पे मतलब उसको समर्पित किया गया। किस तरह से देखिए, इसके विद्वानों के शुरू होने के अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि इसको जोड़ दिया गया मन्नत के साथ भी। किसी के घर में बच्चा होता है, शादी होती है तो उसके बाद करियाला करवाते हैं, आज भी करवाते हैं वैसे तो, लेकिन कम हो गया ये चीज़ें। तो वो करियाला करवाते हैं। तो करेल का मतलब मन्नत होता है। मन्नत उस शिमला साइड के उसके शब्द में कुछ लोग मन्नत बोलते हैं, तो मन्नत पर जो है करियाला होता है, तो करेल से करियाला बन गया। किसी ने कराला मतलब एक बार कोई विजू देवता के वहाँ पे रात भर कुछ ऐसा चल रहा था तो कुछ लोगों को नींद आ गई, तो बोलोगे जगाने के लिए कुछ कर हला हला करके, तू बात मेरी कर मैं तेरी बात करके, ठहाका मार करके हम से सबको जगाएं। तो इस तरह से कुछ ये है। इस तरह से अलग अलग वर्जन हैं जिन पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं परफॉर्मेंस के पक्ष पे जाऊँ उसके। तो क्योंकि जो कि आज हमारे जो समकालीन ये रंगकर्मी हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। क्योंकि आमतौर पे ये जैसे करियाला हो, बाटड़ा हो, हरिनातर हो, जो भी हो, भगत भी हो, उसमें क्या होता है कि जो आज तक जो लिखा गया है या जिन्होंने बोला वो लोग परफॉर्मेंस के नहीं थे। ये मतलब परफॉर्मेंस के नहीं थे और उन्होंने बोला, लेकिन इसलिए उनके जो है जो स्क्रिप्ट वर्जन को ही उठाया। बाकी जो पैटर्न है, जो खाका है उसका, जिससे ये शैली डिफरेंट होती है एक दूसरे से, उसके बारे में उतना व्याख्यान नहीं किया गया इस तरीके से कि ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे बतौर परफॉर्मर मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खाका समझना ज़रूरी है कि क्या क्या बांधा हो। तो इस तरह से करियाला में सबसे पहले जो है ये खुले में होता है। ये सारे थिएटर जो है फॉर्म, जो फोक थिएटर फॉर्म एक एरिना स्टाइल में चारों तरफ होते ही होते हैं, जहाँ कहीं बैठ जाती है ऑडियंस। तो बीच में पहले तो जैसे अब तो स्टेज पे होता तो वहाँ पे तो घियाना मतलब एक अलाव जो है कैंप फायर टाइप में वो नहीं जलाया जाता, लेकिन आमतौर पे जब होता है किसी जगह पे इस तरह से मन्नत उस पे ले तो वहाँ पे वो ज़रूर आग जलाते हैं और उसके गिर्द गिर्द जो है एक अखाड़ा बांधते हैं रस्सियों से, इस तरह से एक स्टेज टाइप में। तो उसमें उसके बाद सब बाजे बाजे वाले बैठ जाते हैं। तो इस तरह से एक शगुन का शुभ गाना बाजा चलता है, हारमोनियम और जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स, फोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे बजते हैं उसमें, शहनाई वगैरह, ढोल नगाड़ा, इस तरह से। और फिर वो बजाते हैं और उसके साथ उसमें आती है चंद्रौली आती है। चंद्रौली अखाड़ा बांधती है, नाचते 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 और भूमि को नमस्कार करती है उस जगह को, ताकि अनुष्ठान अच्छे से हो जाए। और उसके साथ में एक कान होता है जिसको डांगरा भी बोलते हैं। डांगरा मीन्स उसके साथ एक कुल्हाड़ा और गंडासा सा होता है एक। तो इसलिए वो जो है 4 जगहों पे मशाल रख के उस मशालों को जलाता है, अलाव करता है। तो वो नाचते 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 इस तरह से धुन बजती है गानों के, इस तरह से शगुन की इसकी शुरुआत की गाने बजते हैं, जिसको ताल रिदम जो होता है करियाला का ताल बोलते हैं। एकदम फोक आदमी जो है वो पहचान लेते हैं कि करियाला का ताल है, इस तरह से रिदम बजती है। तो वो नाचते नाचते बाजते और फिर वो उस अखाड़े से, उस स्टेज से नाचते नाचते बाहर होती है। और उसी वक्त जो है एक साधु का स्वांग
सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पहला स्वांग जो है साधु का स्वांग रहता है आमतौर पे। तो उसके उनके साथ में एक सूत्रधार की तरह का जो विदूषक भी होता है, और उसको ये नंबरदार भी कहते हैं कई जगह पे। तो वो एक चतुर सा आदमी होता है जो विदूषकीय तरीके से उनसे पूछता साधुओं से और उनकी पोल खोलता है। ये पुराने समय से ही साधुओं के साथ में, जैसे आज के समय में भी साधु बहुत से कई तरह से है, स्वादु हैं, स्वाद लेने वाले इस तरह के, तो उनकी पोल खोलने के लिए उस तरह के होते हैं। और कुछ एक सही मायने में साधु होता है, वो सही सही उत्तर देता है। तो लेकिन ज़्यादातर पहेलियों में चलता है इनका सवाल जवाब इस तरह से, और वो बोलते 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 आजकल की जो कंटेम्प्रेरी समस्या होती है हमारे समाज में चल रही है उसका भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से चलता है। और उसके बाद जो है ये करियाला जो है आमतौर पर जब किसी फोक में, किसी लोक में कहीं ऑर्गेनाइज हुआ तो रात रात भर होता। तो इसलिए स्वांग मतलब ये स्किट होते हैं। तो इस तरह से आगे को चलता जाता है। उसके बीच में जब ये स्वांग खत्म होता है तो फिर बीच में सखियां आती हैं और नाच गाने का ये रहता है। तो उसमें खूब अच्छे गाने, मनोरंजन का ये रहता है। और मज़े की बात ये रहती है कि उसमें अब तो काफ़ी लड़कियां भी करने लग गई हैं, लेकिन बहुत से फोक में जो असल में मेरे कल परसों चौथे भी एक करियाला के एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि नहीं जी, देवता नहीं मानता है, बोलता है औरतें तो बिल्कुल चाहिए, मर्दों का ही है और मर्द को ही औरत बनना पड़ता है। तो इस तरह का औरतें ही लगभग काफ़ी ज़्यादा मर्द नाचते हैं, लेकिन बहुत जगह अब औरतों को भी, महिलाओं को भी मतलब इस्तेमाल कर लिया जाने लगा है और वो पार्टिसिपेट करती हैं। और मुझे बतौर एक परफॉर्मर, एक रंगकर्मी, मुझे लगता है कि ये पहले समय में सभी में हिमाचल के सभी फोक फॉर्म्स में यही है, और जगह भी है, ये होगा भी कि पुरुष ही महिलाओं का रोल करते थे। अब महिलाएं करने लग गई हैं काफ़ी जगह तक। और जहाँ पे रूढ़ी नहीं रखते हैं, जो ग्रुप पे डिपेंड करता है, अलग अलग ग्रुप पे ये कि कौन किसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से वो आती हैं, खूब नाचते हैं और अच्छे बीच में गाने होते हैं। और तब तक वो एक इंटरलूड होता है अगले स्वांग के लिए, अगली स्क्रिप्ट के लिए। तो इस तरह से वो जो है, जो स्वांगी जिनको हम ये कहते हैं, ये कहते हैं एक्टर्स जो होते हैं, जिनको हम स्वांगी कहते हैं हिमाचल में। तो वो जो है अगली स्क्रिप्ट जो है, अगली इसके लिए तैयार होकर के आते हैं, जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह के लिए। अदरवाइज जो है वो इम्प्रोवाइज करते हैं। इम्प्रॉम्प्टू है ये थिएटर, ये सारे के सारे फोक थिएटर फॉर्म जो है इस तरह से हमारे इम्प्रॉम्प्टू। एक्टर जो है इंस्टेंटेनियस जो है इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। मतलब सिर्फ वो लोग जो है बैक स्टेज सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि किस मुद्दे पे बात करनी है। ये डायलॉग्स याद नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं और चलाते जाते हैं। और कभी कभी डेढ़ घंटा निकल जाता है उसमें ही, क्योंकि बात इस तरह से उलझती है। और उसमें बीच में ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करती है बहुत बार कि ठीक है, और सवाल जवाब होते हैं। तो इस तरह से चलता जाता है। तो इस तरह से अगली स्क्रिप्ट इस तरह से रात भर चलता जाता है। तो इस तरह से करियाला जो है रात भर चलता जाता। तो इस तरह से एक फॉर्मेट है, इसका जो फॉर्मेट है। और ये जो स्क्रिप्ट वर्जन हमको स्क्रिप्ट वर्जन को ही, मेरा कहने का मतलब है, पहले ही से ही मैं कह रहा था ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट है, जो स्वांग है, वो सब जगह बोलियों के आधार पर थोड़े थोड़े वैसे ही होते हैं, वही होते हैं, लेकिन बोलियों में डिफरेंस होता है, वही इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम जगह। तो इसलिए हमें ये उन स्वांगों को ही हमें करियाला या बांठड़ा या भगत या हिणातर नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो फॉर्मेट जो है उसमें कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन आते हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से करियाला होता है। इसी तरह से मंडी क्षेत्र का बांठड़ा है। और बांठड़ा हालांकि मैंने करियाला शैली में मैं नाटक नहीं कर पाया, लेकिन बांसड़ा, भगत और हिणातर में मुझे नाटक करने का एक नए नाटक को उसको मतलब उस शैली में नाटक करने का मौका मिला। बांसड़ा में 2010 में वर्कशॉप की थी, वहाँ पे मंडी में मुझे ये लवन ठाकुर जी है, उन्होंने इनवाइट किया था वहाँ पे काम करने के लिए। और वो खुद बहुत एक फोक के बहुत एक्सपर्ट है, बांसड़ा बहुत उन्होंने किया और वहाँ पे काफ़ी हेल्प ली मैंने। समीर कश्यप जी और ये मुरारी शर्मा जी
उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो इस तरह से एक बांटड़ा जो है, बांटड़ा बेस्ड एक प्रोडक्शन तैयार की और स्क्रिप्ट वर्जन उसमें इस्तेमाल किया था। ये मनोज मित्रा जी की स्क्रिप्ट कंजूस राजा की गुप्त गुफा, जो हिंदी में ट्रांसलेशन जिसकी मेरे गुरु जी ने, श्री अमिताभ दास गुप्ता जी ने की हुई थी, तो उसको हमने मंडियाली में ट्रांसलेट किया उसके बाद, तो बहुत अच्छा रहा था। तो इस तरह से बांटड़ा भी इस तरह से, ये बांटड़ा एग्जैक्ट शुरू होता है इससे, शगुन से शुरू होता है। तो शगुन का इस तरह से, जिस तरह से ये रहता है जो हमने किया था उस वक्त, तो इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो शगुन से जिस तरह से उसमें आर्टिस्ट आते हैं गान नाचते हुए, कि जिस तरह से इस तरह से एक लाइन में इसकी गाता हूँ किस तरह से किया था। शगुनार चिरही चून गुन कुआं पानी हारियो, शगुनार माता सुहागण जही के, शगुनार माता सुहागण जही के, सगुण शुभ होया। इस तरह से इसके बाद, इस शुभ के बाद जो है, उसके बाद रास होता है। कुछ सखियाँ होती हैं, कृष्ण होता है, उनके साथ में एक ये होता है विदूषक की तरह भी भूमिका करता है एक आदमी। तो वो इस तरह से चलता है कि ये जैसे रास का गाना है कि तैं कैया पकड़ी रामा, तैं किया पकड़ी मेरी बात किया पकड़ी, तट जमुना के तीर हो रामा, मेरी बातें किया पकड़ी। रास के अलग अलग तरीके से बहुत गाने, बहुत तरीके हैं इस तरह से, जिसमें कृष्ण छेड़खानी भी करते हैं सखियों के साथ में, इस तरह से ये सब चीज़ें रहती है। और उसके बाद सूत्रधार आता है, वो अनाउंसमेंट करता है कि भाई आज बांटड़ा होने वाला है, और जगह बताता है कैसा क्या क्या रहेगा, ये सब चीज़ें। और उसके साथ ही फिर जो मोस्ट पॉपुलर जो है मंडी के बांटड़े का गीत जो शुरू होता है, इस तरह से लगभग वो एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि चाननी ओ चीरी चागा, ओ चाननी ओ चीरी चागा, मंडीरा बांटड़ा लगा, ओ मंडीरा बांटड़ा लगा, इस तरह से नाचते 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 आगे स्वांग शुरू होता है, जो स्क्रिप्ट वर्जन शुरू होता है, और जो हमने इस्तेमाल किया था वो। और उस तरह से इसी तरह से बीच में वो स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट स्वांग पे स्वांग चलते जाते हैं, और वो कंटेम्प्रेरी उसका है। और इसका शुरुआत की एक बड़ी सुंदर बांटड़ा की एक कहानी है कि बांट जो बोलते हैं हम, जिस तरह से राजा के पास रसोइये होते थे, तो और रसोइयों के पास काम करने वाले जो बांट होते हैं, साथी सहयोगी जो है, तो एक बार सुना कि इस तरह से वो जो है थोड़े से फ्री थे, तो वहीं पे जो है राज में जो गड़बड़ चल रही थी किस तरह से जो नंबरदार वगैरह हैं, जो किस तरह से मंत्री वगैरह किस तरह से करप्शन करते थे, किस तरह से टैक्स की उगाही करते थे, आम जनता से किस तरह से तंग करते थे, उसका जो है परिहास शुरू कर दिया था उसने, व्यंग्यात्मक तरीके से करना शुरू हो गया था। और कहीं से अचानक बीच में राजा आ गए और उन्होंने देखा क्या हो रहा है, और वो देखते रह गए, और उनको पता चला कि अरे ये तो मेरे राज्य के बारे में ऐसा हो रहा है। तो जब वो सामने आ गए तो वो डर गए कि, लेकिन वो राजा बुद्धिमान थे काफ़ी, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि आज के बाद कुछ लोगों को इस तरह से नियुक्त कर दिया कि भाई तुम जो है इस तरह की चीज़ें करोगे, जो प्रेजेंट करोगे, तो वो प्रेजेंट कर दिया उन्होंने बना करके कुछ लोगों को, इस तरह से वो जो राजाश्रय हो गया उनको। तो उन्होंने उनको ये हो गया, छूट दी गई कि आप जो है जो कुछ हो रहा है राज्य में, व्यंग्यात्मक तरीके से आप बोल रहे हैं, अगर मैं भी बुरा करता हूँ, खराब करता हूँ, तो आप उसको भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं, उसमें आपको कोई सज़ा नहीं होगी, कोई बोला नहीं जाएगा आपको। तो इस तरह से ये हुआ कि सबसे पहले फिर इस तरह से एक फोक है इसमें कि सबसे पहले राजा के पहला बांटड़ा राजा के घर में,
दूसरे रानी के अंदरोले में, रानी के पास, तीसरा माता के दुर्ग में, और चौथा बांटड़ा जो है फिर पब्लिक के बीच में जाता है। तो इस तरह से ये लगभग मतलब राज पोषित रहा और पब्लिक के बीच में इतना ये हुआ, प्रसिद्ध हुआ कि ये मतलब पब्लिक से भी पोषण हुआ है इसका, और करियाला का भी। करियाला तो आज भी इस तरह से ही है। तो उसके बाद बांटड़ा का चलता है, और जो आज भी है इस तरह से एक ये है परफॉर्मेंसेस, आज भी बहुत मतलब लोग बड़े चाव से देखते हैं कि बांटड़ा हो रहा है, तो उसको देखते हैं। इसी तरह से एक बहुत जो प्रोमिनेंट फोक थिएटर फॉर्म में बोलना चाह रहा हूँ, भगत है। भगत कांगड़ा क्षेत्र की है, हमारे हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र की, और इसमें भी मैंने नाटक किया, जो चिड़िया के बहाने इस शैली में डेवलप किया हुआ है मैंने। लेकिन जो फोक का हिसाब किताब रहता है वो दूसरा रहता है। मैंने सिर्फ उसका हमने खाका लिया है कि किस तरह से, किस खाके में, और स्क्रिप्ट हमने व्यंग्यात्मक दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की थी, वो इस्तेमाल की। तो इसका काफ़ी भगतियों में, जिनको भक्तिये बोलते हैं, उनसे मिला, और सबसे ज़्यादा मेरी मुलाकात हुई इनके साथ। एक अभी नहीं रहे, शायद 2 साल पहले सुनने में आया कि वो 95-99 ईयर की एज में एक्सपायर हुए। फूला भगत जी उधर पालमपुर साइड के थे, एक कोना गांव है वहाँ के थे वो। तो उनसे मेरी काफ़ी चर्चाएं हुई, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया बहुत अच्छे तरीके से मुझे कि भगत जो है, भगत बेसिकली भगत हुई पहले समय में इससे मथुरा और वृंदावन से जो भगतिये हैं, कीर्तन और दो भगतिये की शैली है, दो अलग अलग। तो भगतिये जो है जम्मू परफॉर्म करने आते थे, और जम्मू कांगड़ा के बड़ा निकट है, और एक ही जैसी लैंग्वेज है, डोगरी और कांगड़ी सेम है। तो वहाँ परफॉर्म करने आते, तो बीच के रास्ते में कांगड़ा पड़ता था, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर के यहाँ भगत की डेवलपमेंट हुई। और भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और जनरली यही माना जाता है। तो भगत में क्या होता है कि भगत का मैं खाका एक बात करना चाहता हूँ कि भगत में सबसे पहले गणपति वंदना होती है, गणपति से शुरू होता है, और गणपति का जैसे हमने जो इस्तेमाल किया था उसमें उनसे ही मैंने लिया था ये गाना फूला भगत जी से ही, कि जैसे जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, सकल विघ्न कर दूर हमारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। इस तरह से उसके बाद फिर रास आता है, कृष्ण और सखियाँ वो हैं, उनका डांस होता है, और ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसमें भगत में जो है, भगत भी आमतौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि भगत जो है वहाँ पे मन्नत पे की जाती है, और भगतियों की बहुत मांग है। मतलब कांगड़ा क्षेत्र में किसी चीज़ की मनौती पूरी होती है तो उस पर भगत रखी जाती है। जैसे जगराते किए जाते हैं, आज की तो डेट में ज़्यादा जगराते किए जाते हैं, भगत भी होती हैं। तो इस तरह से ये होती है, और उसके बाद उसके साथ में ही एक मनसूखा आता है जो विदूषक होता है, लगभग वो भी बीच में होता है। तो वो तरह तरह के उसमें स्वांग आता है, फिर वो स्वांग वर्जन आ जाता है। तो अलग अलग तरह के स्वांग होते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेकर के, मतलब वो कंटेम्प्रेरी है, बिल्कुल एकदम कंटेम्प्रेरी होता है, और इस तरह से चलता जाता है। और जिस तरह से हमने ये भगत का एक बड़ा फेमस गाना है, ये है हमने भी इस्तेमाल किया इसमें अपने चिड़िया के बहाने में, जिसके बहुत शोज़ हुए और बहुत हो रहे हैं, काफ़ी बहुत जगह बहुत स्टेट्स में हमने शो किया, बहुत हिट रहे, आज भी मांग है उस प्ले की। तो उसका गाना जैसे व्यंग्यात्मक है ये गाना भी एकदम, मतलब जो महंगाई और सब्जियों को लेकर के इतनी महंगी कैसे हुई पहले के समय से, जिस तरह से चलता है तो इस तरह से कि जैसा ये कि करेले दी किती कड़ माई, शकर कंदी नचने जो आई, करेले दी किती कड़ माई, शकर कंदी नचने जो आई। गोभी बेचारी ने लड़का जाया, गोभी बेचारी ने लड़का जाया, घिया दिता है ओ घिया दिता नाई बनाई, शकर कंदी नचने जो आई, ओ घिया दिता नाई बनाई, शकर कंदी नचने जो आई।
बिंडी बेचारी ने हब नरचाया, बिंडी बेचारी ने हब नरचाया, बैंगन दिता पंडित बनाई, शकर कंदी नचण जो आई, बैंगन दिता पंडित बनाई, शकर कंदी नचण जो आई। इस तरह से व्यंग्यात्मक गाना है ये। तो उसके बाद जो है एग्जैक्टली उनका कहना था कि फूला भगत जी का कि एग्जैक्टली पहले समय में व्यंग्य ही रहते थे, इस तरह के परिस्थितियों को लेकर के, समस्या को लेकर के। हास्य व्यंग्य जो एक व्यंग्य होता था, उसके बाद फिर सखियां नृत्य करती थी, वो दोबारा से उसमें लोकगीत और लोक नृत्य, काफ़ी डांसेस जो है इस्तेमाल किए जाते थे मनोरंजन के लिए। और दूसरे बाद दूसरी स्क्रिप्ट, दूसरा वर्जन आता था, एक नया व्यंग्य लेकर के आते थे। इस तरह से रात भर चलता था। और लेकिन एक समय उनका ही कहना था, मैं उनका वर्जन कह रहा हूँ, और बहुत विद्वानों के अलग अलग मत हैं इसमें, उनमें मैं मतभेद नहीं रखना चाहता हूँ। मैं फूला भगत जी की बात कर रहा हूँ कि ये एक समय में ऐसा हुआ, कुछ साल पहले कह रहे थे वो, कि किसी पुलिस वाले के दरोगा के घर में भगत हुई। तो होता क्या था कि जो कुछ मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से वो कमियां जो है उन्होंने उनकी भी, दरोगा जी को भी नहीं बख्शा उनके ही घर पे। तो दरोगा जी नाराज हो गए। तो अगले दिन उन्होंने सारे के सारे भगतियों को थाने में डाल दिया, जमा कर दिया। तो वो डर गए उसके बाद भगतिया, और धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया। और फिर क्या हुआ कि ये स्वांग तो व्यंग्य तो होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है इस तरह से पौराणिक कथाएं हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र की, भर्तृहरि की कथा और पूर्ण भगत की कथा, उनको ड्रामे ये किया जाता है। और आमतौर पर अब तो ये भी होता है कि भाई जो भगत मंडली होती है तो उनके पास 8-10 ड्रामे जो एकदम तैयार रहते थे, और आज कम है थोड़ा सा। उनका कहना है फूला भगत जी का कि वो फूला भगत खुद एक औरत का रोल करते थे, औरत की भूमिका करते थे। और ये कहते थे, कह रहे थे, जब मैं मिला उनसे तो उनका कहना था कि मुझे 9 ड्रामे याद थे, 9 प्लेज अलग अलग तरह के। और कोई भी हम ये अनाउंसमेंट करते थे ऑडियंस को कि भाई कौन सा खेला जाए बताइए आप, तो हम उसका सबका सामान रखते थे उसकी तैयारी के साथ। जब तक हम पात्रों का कॉस्ट्यूम करते थे तब तक वो रास चलता था, डांस चलता था सखियों का, और उसके बाद हम ये करते थे, क्या कहते हैं, वो शुरू करते थे। इस तरह से रात भर उसमें सिचुएशन सॉन्ग, जो कुछ आरतियाँ, ये इस तरह भजन इस तरह से भी चलते थे। और सुबह के समय जो है भगत को ये माता की आरती से, दुर्गा की इससे समाप्त किया जाता था। तो इस तरह से एक फॉर्मेट है इसका भगत का भी। और जो समकालीन रंगकर्मी हैं, इन शैलियों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं आज की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि ये चारों ही नाट्य शैलियाँ जिनकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एकदम कंटेम्प्रेरी है अपने आप में। हम आज भी, हमारे आजकल के समकालीन रंगकर्मी बोल रहे हैं कि फोक को बचाइए, फोक को बचाइए, फोक को बचाइए। तो फोक को हम कैसे बचा सकते हैं? हम फोक को अलग नहीं रख सकते, हम फोक में ही है और उसका कंटेम्प्रेरी होगा। तो क्या हमारे पास वो स्क्रिप्ट है? आज की कोरोना काल को लेकर के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास जिसको हम फोक में कर सकें क्या? जो आज वर्तमान में एपिसोड हो रहे हैं, ये इसका जो फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मी लोगों को लेकर के हो रहा है, क्या उसको लेकर के हम डेवलप करने में सक्षम है? क्या उसको लेकर के हम करियाला कर सकते हैं? उसको लेकर के हम उस शैली में कर सकते हैं, भगत में, उसमें ऋणातर में, क्या बांटला में कर सकते हैं हम? तो कहने का मतलब है शैलियों में हमारी कमी नहीं है, ये हमेशा जिंदा है। लेकिन जिस दिन सक्षम रंगकर्मी, नाट्य प्रयोक्ता सक्षम होगा, उस दिन बिल्कुल ये कंटेम्प्रेरी है। ये तब भी कंटेम्प्रेरी थी, आज भी कंटेम्प्रेरी है, फ्यूचर में भी कंटेम्प्रेरी रहेंगे। तो इस तरह से भगत। और चौथे पे मैं संक्षेप में आना चाहूँगा, हिरणातर। हिरणातर जो है हिरण और यात्रा अपने आप में बोलता है कि हिरणातर जो है, हिरणातर अपने आप में, हिरणातर हिरण की यात्रा ये है। और ये मैक्सिमम जगह पे होता है। ये कुल्लू में औरन नाम से होता है, किन्नौर में औरिंगफोंग नाम से होता है, और इसमें चंबा में ये नाम से होता है, हरणातर नाम से होता है, और कांगड़ा और हमीरपुर में हरण नाम से होता है। तो ये सर्दियों के समय ही होते हैं लगभग ये सारे लोकनाट्य। तो इस तरह से अब ये है जैसे डायलेक्टिकल डिफरेंस है सिर्फ स्वांगों में, यही चीज़ें हैं।
और ये जो हिरणातर जो है, हिरणातर जिस तरह स्वांग, बांटड़ा और भगत सिर्फ एक जगह पे होते हैं, लेकिन हिरणातर जो है गांव गांव जा करके आंगन आंगन, एक के आंगन में, दूसरे के आंगन में, तीसरे के आंगन में, इस तरह से व्यंग्य भी बदलते जाते हैं आंगन आंगन के आधार पे। कभी कभी उन्हीं पे व्यंग्य कसते हैं जो घर मालिक हैं, उन पे भी व्यंग्य कसते हैं वो। तो इस तरह से, हालांकि ये शैली जो ये हमेशा ही लोक आश्रित रही है, तो उतनी ज़्यादा की नहीं जाती है आज की डेट में, कम हो गया, बहुत कम मंचों पे कुछ कुछ होती है ये। तो इसमें इसका भी एक वर्जन है। जैसे मैं कुल्लू के और उनकी बात करूं तो उसमें सबसे पहले उसमें गाने से, बाजे से शुरू होती है। हिरन बनते हैं, दो आदमी हिरन का मुखौटा और एक इससे कपड़े से हिरन का रूप धर करके उस तरह से नाचते हैं, चार टांगे कर करके। उनके साथ में एक कुल्लू में एक कान और एक बूढ़ी होती है, एक लेडी और एक जेंट्स। पहले लड़का ही होता था उसका बनाया हुआ, और अब तो लड़कियां भी करती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और उसके साथ में शुरू में काफ़ी अलग इन सब फोक थिएटर फॉर्म्स में, जैसे बांटड़ा में है, हिरणातर में है, और भी सभी फोक थिएटर फॉर्म्स में, मैक्सिमम फोक थिएटर में मुखौटों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। कोई भूतों के इस तरह से, कोई खराब वाले, कोई खुशी वाले, कोई व्यंग्यात्मक, इस तरह से मुखौटे इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो शुरुआती जो नृत्य हैं, तो वो जो यहाँ पे हमारे जो चंबा, कुल्लू और जगह पे भी इसको, मतलब जब किसी भी आंगन में जाती है तो देव स्वरूप उसकी पूजन की जाती है। घर की स्त्री धूपबत्ती लेकर के उसकी पूजन करती है। तो ये जो है इस तरह से ये होता, पहले नाच होता है, जैसे हरण पाउणी आई लोको हरण पाउणी आई, इस तरह से शाही बधाई देते हैं घर वालों को। और उसके बाद ये तू नौचे हरनिये देवा देवी री खोली हो, तू नौचे हरनिये देवा देवी री खोली हो, चितरा चादरू पिऊली चोली हो, चितरा चादरू पिऊली चोली हो। इस तरह से ये चलता है। और उसके बाद सुहाग पक्ष आता है, और वो ये स्क्रिप्ट होती है इस तरह से व्यंग्यात्मक। और इस तरह से ही ये, इस तरह से फोक फॉर्म्स, ये चारों फोक फॉर्म जो है बिल्कुल कंटेम्प्रेरी आज की डेट में सिर्फ काम करने की ज़रूरत है अब, क्योंकि समय की मांग ये कह रही है कि मुझे ये वाला बोलने का कल्मिनेट करना चाहिए, और मुझे कुछ क्वेश्चंस हो तो वो मैं लेना चाहूँगा सब लोगों के, जो अगर पूछे हों तो। प्लीज़ being the camera, Dindiyal, Jaydev Thakur, नमस्कार सर, सो ग्रेट टू हियर यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, ठीक है, नमस्कार जी, गुड इवनिंग जी, आवाज़ ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन। नमस्कार, ग्रेट टू सी यू दिस, थैंक यू, नमस्कार। सभी का नाम लेना मुश्किल है हमें। नाम अगर, वाह मनीष जी, बहुत बढ़िया। और राजेश सिंह जी को कहा थैंक यू जी, रजीत सिंह कन्वर जी, शेरू बाबा जी, सर जी कैसे हो, ठीक है जी, ठीक है, संजू बाबा, अवसम, अनिता पांडे, थैंक यू। स्वांग की स्क्रिप्ट, ये अक्षय भटनागर जी बोल रहे हैं कि डिटरमिनेट नहीं होती और निश्चित फ्रेमवर्क में स्वतः स्फूर्त आ जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही मतलब जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स आशु कवि होते हैं अपने आप में। आशु कवि मतलब इंस्टेंटेनियस जो है इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, और उसमें बहुत मज़ा है, और ये बड़ी मज़ेदार होती है। इंस्ट्रूमेंट्स ये हिमाचल में काफ़ी हैं जो एग्जैक्टली देवताओं के पास ये होते हैं। देवताओं के पास इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, फोक डांसेस में होते हैं, लोकगीतों में होते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, शहनाई होती है, खंजरी होती है, खड़ताल होता है, हारमोनियम, इसमें भगत, बांटड़ा, और इसमें हारमोनियम भी इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं, भगत, बांटड़ा और करियाला में। और ढोल, नगाड़े, शहनाई, करनाल, जो ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है हिमाचल प्रदेश के, बहुत से अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो इस्तेमाल होते हैं। ये जो शिमला क्षेत्र के हैं, जैसे कुल्लू क्षेत्र में, कुल्लू में पट्टू शॉल ये बहुत फेमस है, तो इस तरह से वो पहने जाते हैं। और इसमें कांगड़ा में उस क्षेत्र के, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे कॉस्ट्यूम्स की बहुत वैरायटी है, लॉट ऑफ, मतलब कम से कम 20-40 प्रकार के कॉस्ट्यूम्स, 40 से भी ज़्यादा तरह के कॉस्ट्यूम्स है हमारे हिमाचल में, अलग अलग उसमें, तो वो समय पे इस्तेमाल होते हैं। और जो स्वांगी होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो तरह तरह के, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो स्टाइलाइज्ड तरीके से जो कॉस्ट्यूम होते हैं, स्टाइलाइज्ड प्ले में होते हैं, तो वो लगभग ऐसा है।
इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये। ठीक है। बुद्धि सिंह, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म थिएटर फॉर्म, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ थिएटर फॉर्म्स। ये मैं बुद्धि जी समझा नहीं आपका डिफरेंस ऑफ थिएटर फॉर्म्स। डिफरेंट बोलना चाह रहा हो तो वो मैंने बता दिया पहले आपको, और अगर डिफरेंस बोल रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ थिएटर फॉर्म्स मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। अथर्व कदम, सो वी आर, ठीक है सर, वी कैन वी परफॉर्म दिस फोक फॉर्म्स विदाउट लाइव म्यूजिक एंड सिंगर्स? नो, बिल्कुल नहीं। ये हाँ एग्जैक्टली ये हो सकता है कि समय की टेक्नोलॉजी के साथ हम सिंगर्स तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, क्योंकि गाने का बगैर है ही नहीं है थिएटर। और हाँ ये हो सकता है कि आप म्यूज़िक जो है रिकॉर्डेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे जो फोक परफॉर्मर हैं, बोलेंगे तुमने हमारी धार्मिक आस्था पे चोट कर दिया। लेकिन एक परफॉर्मर के नाते मैं बोलना चाहूँगा कि आप ट्रैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं रिदम्स के, क्योंकि रिदमिस्ट आप एवरी टाइम रिहर्सल्स में रखना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन गान तो गाना ही पड़ेगा, गाने के बगैर तो थिएटर ही नहीं है हमारा। फोक थिएटर, कोई भी फोक थिएटर मुझे नहीं लगता कि गाने का बगैर है, गान नहीं है, ये तो टोटल थिएटर है। जयदेव तेवर, सर यू आर परफॉर्म, सर हैव यू परफॉर्म इन एनी गवर्नमेंट इवेंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मैंने पहले ही कहा जयदेव जी की मैंने ये फोक इसको ये मतलब कंटेम्प्रेरी करके मैंने किया। हाँ एक मैंने एकदम हिरण औरन जो है कुल्लू के औरन करके एक विमल यात्रा फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी का, वहाँ मैं भी इनवाइट किया था, तो उसमें किया हिरणातर नाम से वो किया। और मैंने तीनों फॉर्म्स पर ये तो इन फॉर्म्स तो मैंने परफॉर्म किया है, मैंने कंटेम्प्रेरी वे में डेवलप भी किया है, और इन फॉर्म्स के लोगों के साथ मेरा बहुत नज़दीक का रिश्ता है, आना जाना है, दोस्ती है, तो इसलिए इस वजह से भी कर पाया। सिर्फ करियाला नहीं अभी तक परफॉर्म कर पाया हूँ, और करियाला होपफुली मैं परफॉर्म करूँगा फ्यूचर में। लोचन ठाकुर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू लोचन, बहुत अच्छा लगा। हमारी पाठशाला कब होगी? प्रेम ठाकुर, प्रेम भाई आप अपने आप में पाठशाला हैं, लेकिन आपकी पाठशाला जैसे आप बोलेंगे वैसे करेंगे। रजत सिंह कमर, कॉस्ट्यूम और मेकअप गेटअप में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं कॉस्ट्यूम्स में। ये फोक है, खुला है, जिस तरह से जो नाट्य प्रयोक्ता है जो उस फोक फॉर्म को कर रहा है उसका जो दूसरी बात यह कि एब्स्ट्रैक्टिज्म, बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में बहुत चीज़ें होती हैं इसमें फोक फॉर्म्स में, तो उस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो, जो उनका भीतर का भाव आता है इस तरह से होना चाहिए, तो उनको यूज़ करके ये रजत जी इस्तेमाल होते ही होते हैं। आप हिमाचल के ये जानते ही हैं। सागर जी, अच्छा सर, व्हाट काइंड ऑफ दिस थीम्स आर यूज्ड इन दिस फोक फॉर्म्स दिस बेस्ड ऑन माइथोलॉजी? और देखिए मैंने कहा कि जैसे माइथोलॉजी पे बेस्ड जो है ये करियाला में भी इस्तेमाल होने लगे हैं और भगत में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो है कंटेम्प्रेरी आज का, जैसे मैंने कहा कि कोरोना को लेकर के क्या हो सकता है, ठीक है, कहीं जगह पे अगर ये हो गया है मिसमैनेजमेंट हो गई, ये कुछ घोटाले हो गए, तो उसको भी मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें, और भी चीज़ें जो समसामयिक जो है प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है उसको वो रिफ्लेक्ट बहुत करते हैं, ऑलवेज इस तरह से ये करते हैं इनमें। आई हैव गॉट सीन एनी, आई हैव, अनीता मैम बोल रही है जी, कांगड़ा है ठीक, करियाला आई हैव सीन इन गेटी, क्या करियाला में किसी खास समय में होता है? ये अनीता मैम ये जो है खास समय में नहीं, जो फोक का परफॉर्मेंसेस की बात है वो समय था सर्दियों का, डिपेंड ये किया हुआ, क्योंकि उस वक्त जो है कृषक लोग जो है फ्री होते थे, रातें लंबी होती थी, तो उसमें चलता था। सभी फोक फॉर्म्स का ऐसा ही है, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो दिन में भी सब जगह परफॉर्म कर रहे हैं और संक्षेप में करते हैं, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, आधा घंटे में, इस तरह से वो ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का फिक्स नहीं है। हरीश बदाना कैसे भैया? ठीक है जी, थैंक यू। कल्पना ठाकुर इज वाचिंग शुक्ला। सो कोई खास वजह से करियाला को प्रसिद्धि मिली और बाकी के लिए फोक फॉर्म, हाँ ठीक है, ये करियाला को प्रसिद्धि मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि करियाला एक तो भगत भी इतना ही फेमस है, लेकिन करियाला बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ कि इनकी पार्टियाँ आज भी बहुत हैं,
100 के हिसाब से हैं इनकी पार्टियां, करियाला पार्टियां, और वो परफॉर्म करती हैं। मेरी कुछ दिन पहले एक सोलन के करियाला पार्टी के आदमी से बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि हम आज भी साल में 150 से 200 शोज कर पाते हैं करियाला के, लोक पोषित। और जो ये विभागों द्वारा, डिपार्टमेंट्स द्वारा, कल्चर डिपार्टमेंट वगैरह इनवाइट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, वो अलग है। इस वजह से जो है करियाला बहुत ज़्यादा, जो मन्नतों वाला करियाला है वो उतना ज़्यादा नहीं रह गया है, लेकिन मन्नतों वाला भी होने लग गया है। और करियाले की परफॉर्मेंसेस बहुत होती है, और सरकारी लेवल पे भी इनकी पार्टीज बहुत हैं। पार्टीज बहुत होने में कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन बहुत होने में ये प्रसिद्ध बहुत हो गया। इस वजह से बाकियों का नहीं, भगत की पार्टी मंडलियाँ हैं, लेकिन वो कम रह गई हैं अब कांगड़ा क्षेत्र में। और ऋणातर और उनकी तो है ही नहीं, और बांटड़ा की भी पार्टियां है ही नहीं ऐसी, इस तरह से लगभग है नहीं। ये कारण है कि बाकी ये 3 फॉर्म जो उतनी बहुत ज़्यादा ये नहीं हुई, ये आज की डेट में भी लोकप्रिय नहीं हुई, और नहीं रही आज की डेट में, लोकप्रिय तो थी, ये कारण रहा। देव क्रीड़ा करियाला में, देव क्रीड़ा यही है कि जो शुरुआत वाला आप जो ये करते हैं, जो अखाड़ा बांधते हैं, स्टेज बांधते हैं, उसमें बाकायदा महादेव की भी यो बाजों से पूजन होता है, और माता का भी इस तरह से। तो लगभग उसमें जो चंद्रौली आती है, चंद्रौली जो शुरुआती जो मैंने बोला जो अखाड़ा बांधती है, वो बेसिकली लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और वो इसीलिए ये होती है, उसके रूप में माना जाता है, ताकि सारा का सारा अनुष्ठान जो है निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उस तरीके से जितना मैं समझता हूँ। और हो सकता है कि और विद्वान इसको लेकर के कुछ और भी मीनिंग दे सकते हैं सागर जी। ये लोहड़ी के दौरान कांगड़ा मीरपुर में होता है, और हरण, और ये इसमें ये होती है जी, चंबा में हरनातर जो है होली के दौरान होती है, और कुल्लू में ये दशहरा के बाद से शुरू होती है, रात भर इस तरह से रहता है। हाँ, एक गेटी है और एक अभी हमारे कुल्लू में बना है, जो ओपन परफॉर्मेंसेस के लिए होने वाला था, अभी होना था, लेकिन कोरोना की वजह से चुप है, नया है, और दैट इज़ मतलब खूब एडवांस्ड ऑडिटोरियम है, और 600 की कैपेसिटी का है। और जगह यूनिवर्सिटीज़ में है, शिमला यूनिवर्सिटी में है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, लेकिन इस तरह से परफॉर्मेंसेस के लिहाज से यही 2 ही हैं अभी तक हमारे पास अवेलेबल। हाँ, देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स में कम डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉस्ट्यूम्स, मैंने कहा कि कॉस्ट्यूम्स डिफरेंस ये है कि कॉस्ट्यूम्स वहाँ के शिमला क्षेत्र के अलग हैं, मंडी क्षेत्र के अलग है, कांगड़ा क्षेत्र के अलग है, इस तरह से डिफरेंस आता है। और परफॉर्मेंस का जो खाका मैंने बताया चारों का, वो खाके रहते हैं इस तरह से, लेकिन कॉमन जो चीज़ रहती है, कॉमन जो स्क्रिप्ट वर्जन रहता है, वो जो है उसको ये होती है, मतलब इसमें वहाँ की डायलेक्ट में वहाँ के जो एक्टर्स जो है, स्वांगी जिनको कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं वहाँ की समस्याओं के हिसाब से, वो डिफर करता है काफ़ी लेवल तक, लेकिन खाके इस तरह से रहते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किए। हिमाचल में जो समकालीन थिएटर के फेस्टिवल होता है, एक हमारा यहाँ का लैंग्वेज डिपार्टमेंट ये करता है, नेशनल लेवल का फेस्टिवल मनोहर सिंह नाट्य स्मृति समारोह, और एक हिमरंग महोत्सव होता है, ये इसका हिमाचल स्टेट का, ये हिमाचल का कल्चर डिपार्टमेंट करता है। और कुल्लू में हमारा ग्रुप एक्टिव मनाल कल्चरल एसोसिएशन कुल्लू राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव करते हैं, नेशनल फेस्टिवल करते हैं, और हमारा अपना फेस्टिवल भी होता है ग्रुप का, रेपेटरी का। और उसमें इनमें जो है, इन फेस्टिवल्स में फोक थिएटर फॉर्म्स भी बुलाई जाती है। पहले बाहर आउटसाइड फोक थिएटर फॉर्म्स की ये होती है, प्रदर्शन होता है, और उसके बाद जो है अंदर इंडोर ऑडिटोरियम में कंटेम्प्रेरी थिएटर के होते हैं, इस तरह से चलता है। और जो फोक थिएटर फॉर्म्स हैं बहुत जगह पे भी बुलाई जाती है, अलग अलग जगह पे, और कंटेम्प्रेरी थिएटर के लगभग यही फेस्टिवल जो होते हैं यहाँ पे। तो मैं इन सब से ये कहना चाहूँगा कि ये चारों फोक थिएटर फॉर्म, कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ रंग शिल्पियों ने, ये वहाँ से अनुष्ठान से उठकर नहीं आई, इन्होंने तैयार करके उन स्थानीय देवी देवताओं को ये किया, समर्पित किया, और उनको आस्था के साथ जोड़ करके, इसलिए ये लोकाश्रित हैं। फोक थिएटर फॉर्म्स बिल्कुल लोकाश्रित हैं। देखिए, गेयटी में या हिमाचल में ही अभी तक हमारा टिकट्स का बहुत चलन नहीं चल पाया। इवन हम कुल्लू में थिएटर करते हैं, लेकिन हम टिकट नहीं बेच पाए आजकल, ईमानदारी से बोलूँ मैं।
और गेयटी में भी बहुत कम टिकट्स बेचती हैं, लेकिन बिकती हैं। लेकिन ऑडियंस जो है, ऑडियंस ज़्यादा कॉमर्शियल इस तरह से नहीं है, लेकिन जो मुद्दे बेस्ड है, जो मतलब अच्छा थिएटर ये जो अच्छा लगता है तो उसको देखने के लिए उठ के आ जाती है, ऐसा नहीं है। और टिकट्स का अभी तक रुझान बहुत नहीं बन पाया है हिमाचल में, और हिमाचल में इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक ऑडिटोरियम्स नहीं है। ऑडिटोरियम्स अगर बहुत जगह पे होंगे तो ऑडियंस में टिकट्स का एक रुझान बनेगा, खाली शिमला क्या कर पाएगा, यही है। थैंकफुल हूँ कोकोनट थिएटर और टिकट निंजा का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया मुझे। आप सब लोगों का भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे शिद्दत से सुना और शेयर किया, और आगे भी आगे इनके बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आपको साधुवाद कोकोनट थिएटर और निंजा टिकट निंजा को कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम, जिसमें ऑटोमेटिकली आज के मीडियम जो है उसमें आप इकट्ठा कर रहे हैं हिंदुस्तान भर की फोक फॉर्म्स, फोक एक्सपर्ट्स के साथ में, जानने वालों के साथ में। ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और ये कोरोना काल में ही संपन्न ये हो पाया, क्योंकि नहीं तो अपने अपने सब बिजी हैं। ये शायद ये माध्यम अच्छे के लिए ही निकला है हमारा। तो हम अगर इस कोरोना काल को पॉजिटिवली इस तरह से लें तो आगे के लिए बहुत बढ़िया है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।